नमस्कार साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस सीरीज़ में जिसका नाम है वॉर क्रॉनिकल्स। दोस्तों, इस सीरीज़ में मेरे द्वारा आप सभी को प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये युद्धों की सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आज जिस युद्ध की बात मैं करने वाला हूं, उस युद्ध के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने शासन को मजबूत बना लिया था। और आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की, जहां पर एक तरफ थी 3 ताकतें और एक तरफ थी कंपनी। कंपनी ने अकेले 3 शक्तियों को पराजित कर दिया और यहीं से पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का रास्ता साफ हो गया। तो दोस्तों, कैसे हुआ था बक्सर का युद्ध? बक्सर का युद्ध 1764, जिसमें एक तरफ 3 शक्तियां थीं और एक तरफ कंपनी। तो हम जानते हैं आखिर ये युद्ध क्यों हुआ, इस युद्ध के कारण क्या थे, इस युद्ध का परिणाम क्या रहा और इस युद्ध में कौन कौन से पक्ष थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दोनों पक्षों से मिल लेते हैं। तो पहला पक्ष आप जान लीजिए। पहला पक्ष है ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसा कि आप सभी को कल का पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था, प्लासी का युद्ध जीत लिया गया था। और प्लासी के युद्ध के जीतने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर एक तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो अभी क्या कंडीशन है कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी का जो युद्ध है वो जीत चुकी है 1757, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंडीशन है वो कैसी है, मजबूत स्थिति में है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद 2 लोगों को नवाब बनाया। पहले बनाया मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र कुछ समय तक नवाब बना, लेकिन मीर जाफ़र ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई मांगों को पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा दिया और उसकी जगह पर एक नया नवाब बनाया जिसका नाम है मीर कासिम। तो हम मीर कासिम की बात करने वाले हैं। यानी अब क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में एक नया नवाब बना दिया, ठीक है। 1760 में इसे नवाब बनाया, जो कि कौन था, याद रखिएगा, ये मीर जाफ़र का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। और इसी के साथ ही शुरू हो जाता है बंगाल में संघर्ष का दौर। तो आइए, संघर्ष का दौर है, हम इसको समझते हैं कैसे। तो बंगाल का जो नया नवाब है, बंगाल के नए नवाब का नाम क्या है, नवाब मीर कासिम। बंगाल के नए नवाब हैं जिनका नाम है मीर कासिम। अगर हम मीर कासिम के टाइम पीरियड पे नज़र डालें तो मीर कासिम का जो टाइम पीरियड है वो 1760 में शुरू होता है और 1763 तक ही होता है, क्योंकि 63 में ही मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया था। अब मीर कासिम जब नवाब बना था तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौता हुआ था, यानी अंग्रेज़ों से इसका एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत अंग्रेज़ ये चाहते थे कि जो भी नया नवाब बने वो हमारी कठपुतली रहे, और बदले में जो नवाब है मीर कासिम, उसने क्या किया था, सिलहट का आधा चूने का व्यापार कंपनी को दे दिया था। कंपनी को 5 लाख रुपए दिए, वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के क्षेत्र भी कंपनी को दे दिए और बहुत कुछ। तो 1760 में दोनों के मध्य एक समझौता हो गया और कंपनी को लगा कि उसने एक कठपुतली शासक को बिठा दिया है जो उसके हिसाब से चलेगा। होता यह है कि मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति निकला। मीर कासिम क्या निकला, एक योग्य नवाब निकला। और उसने जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ नए कार्य कर दिए। नंबर 1 नया काम क्या किया, पहला काम ये किया कि उसने जो है उसने अपनी नई राजधानी बनाई। इससे पहले बंगाल की जो राजधानी थी उस राजधानी का नाम था मुर्शिदाबाद। उसने अपनी नई राजधानी बनाई जो बिहार में थी, जिसका नाम था मुंगेर। तो पहला काम तो ये किया कि वो मुर्शिदाबाद का जो षड्यंत्रपूर्ण वातावरण था, जहां सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए थे, उस राजधानी को चेंज कर दिया। दूसरा, उसने अपनी राजधानी में बंदूक बनाने का कारखाना, साथ साथ तोपखाना भी स्थापित किया। तो ये दूसरा काम किया, यानी उसने अपने आप को हथियारों से, आधुनिक हथियारों से लैस कर दिया। तीसरा, उसने अपनी सेना का, जो उसकी सेना थी, उसका आधुनिकीकरण किया। आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि इसे एक तो आधुनिक हथियार दिए और दूसरा अपनी सेना को यूरोपीय मॉडल पर प्रशिक्षित करवाया। यूरोपीय मॉडल पर प्रशिक्षित का क्या मतलब है, यूरोपीय मॉडल पर प्रशिक्षित का मतलब है कि उसने अपनी सेना में कई यूरोपियों को नौकरी दी जो पश्चिमी तरीके से लड़ना सिखाते थे। तो कुल मिलाकर
जो हमारा मीर कासिम है वो एक योग्य नवाब था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। नई राजधानी बनाई जिससे अंग्रेजी षड्यंत्र से वो खुद को दूर रख सके। दूसरा, उसने अपनी राजधानी में बंदूक बनाने और तोपखाना स्थापित किया। तीसरा, उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो 3 ये काम किए खुद को मजबूत करने के लिए। चलो, जब ये कर रहा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ नहीं कहा। अब क्या होता है, एक दिन मीर कासिम कहता है अपने अधिकारियों से कि भाई आजकल राजकोष हमारा खाली क्यों है, हमारा खजाना खाली क्यों है। तो उसे पता चलता है कि उसके द्वारा, यानी जो बंगाल के नवाब हैं उनके द्वारा कंपनी को दस्तक जारी किया जाता था। इसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा किया। दस्तक होता है पास। ये जो पास है वो कंपनी को जारी किए गए थे, इशू लिख सकते हैं या आप जारी किए गए थे। इसका मतलब ये है कि जैसे चुंगी कर होता था, मान के चलिए अगर किसी अंग्रेज को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी है, उसे कंपनी का माल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसे एक पास दिखाना पड़ता था। अगर वो पास दिखाता था तो उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो ये पास नवाब के द्वारा कंपनी को दिए गए थे, जिनका वो उपयोग व्यापारिक लाभ में करते थे और उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। अब अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दुरुपयोग कैसे करना शुरू कर दिया कि ये जो टैक्स फ्री पास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए था, लेकिन कंपनी के लोगों ने, जो भारतीय व्यापारी हैं, उनसे जो टैक्स लिया जाता था, तो भारतीय व्यापारियों को उन्होंने इस पास को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा 2 रास्ते अपनाए। पहला रास्ता कि आप अपना सामान हमारे सामान के साथ रख दीजिए तो हम इसे बॉर्डर से पार ले जाएंगे और इस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो टैक्स आप नवाब को देते थे 10 रुपये, बदले में 5 रुपये या 2 रुपये हमको दे देना। यानी इससे नवाब को दोहरा नुकसान हुआ। अंग्रेज तो टैक्स देते ही नहीं थे और जो भारतीय व्यापारी टैक्स देते थे उनका टैक्स भी अब चोरी होने लगा। तो जब नवाब को ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है तो उसका दिमाग खराब हो गया और उसने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उसने जब पता करवाया तो पता चला कि कंपनी अपने दस्तक को, यानी जो कंपनी को दिए गए उन दस्तकों को भारतीय व्यापारी को बेचकर या उनके सामानों को पार करवा कर हमारे दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। इसीलिए उसने एक काम किया, उसने जो नया काम किया और यही जो है उसका और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का कारण बना। उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं सभी आंतरिक कर समाप्त करता हूँ। क्या करता हूँ? सभी आंतरिक कर समाप्त करता हूँ। जैसे ही उसके द्वारा सभी आंतरिक कर समाप्त कर दिए गए तो अब परिस्थिति क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ सह सकती है, लेकिन एक चीज़ नहीं सह सकती, वो ये है कि कोई भी बंगाल की गद्दी पर ऐसा योग्य व्यक्ति बैठे जो उनके आर्थिक हितों को ठेस पहुंचाए। तो जैसे ही मीर कासिम के द्वारा सभी आंतरिक कर समाप्त किए गए, सभी आंतरिक कर समाप्त करने से क्या हुआ, सभी आंतरिक कर समाप्त किए गए तो इससे क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारी थे और जो यूरोपीय व्यापारी थे, ध्यान से सुनिएगा, इस आंतरिक कर समाप्त करने से भारतीय और यूरोपीय जो व्यापारी हैं उनकी कंडीशन एक जैसी हो गई। जबकि इससे पहले क्या था कि यूरोपियों को फ़ायदा था कि यूरोपियों को टैक्स नहीं देना होता था, जबकि भारतीय व्यापारियों को टैक्स देना होता था। अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब पर दबाव बनाया, उस पर दबाव बनाया और उससे कहा कि इस आदेश को, ये जो आदेश है सभी आंतरिक कर समाप्त, इस आदेश को वापस ले लो। लेकिन नवाब ने ऐसा करने से मना कर दिया। नवाब ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, और उसने ये आदेश जारी रखा। इसी के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच 1763 से ही झड़प शुरू हो जाती है। 1763 में दोनों की सेनाएं आमने सामने टकराने लगती हैं। और याद रखिएगा, मीर कासिम का एक यूरोपीय सेनापति था जिसका नाम था समरू बेसिकली, जिसका नाम था वॉल्टर रीनहेड, जो कि एक जर्मन सेनापति था। उसके द्वारा क्या किया गया था, मीर कासिम की सेना को ट्रेंड किया गया था। उसके कहने पर मीर कासिम ने कुछ अंग्रेज़ों को पकड़कर उनकी हत्या कर दी और इसी घटना से ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत नाराज़ होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया डिसीजन किया। उन्होंने मीर जाफ़र, याद रखिएगा, जब मीर कासिम को नवाब बनाया था तो उससे पहले नवाब कौन था, मीर जाफ़र। तो उन्होंने 1763 में दोबारा बंगाल की गद्दी पर किसको बैठा दिया, पुनः नवाब बना दिया, याद रखना, मीर जाफ़र को। और कंपनी ने इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। किसके विरुद्ध, यानी जो मीर कासिम है इसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब क्या हुआ, बंगाल का जो नवाब है नया कौन बन गया, मीर जाफ़र बन गया। और कंपनी जो है मीर जाफ़र का साथ दे रही है और मीर कासिम को बंगाल छोड़कर भागना पड़ा।
अब मीर कासिम भागते हुए पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला जिनके पास पहले से मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय रह रहे थे, वो दोनों वहाँ पे मस्त अपना पार्टी कर रहे थे और उसी दरमियान मीर कासिम की एंट्री होती है। दोनों ने मीर कासिम का स्वागत किया और कहा, आइए नवाब साहब, कैसे हैं? नवाब मीर कासिम ने रोते हुए कहा कि भाई मैं तो लुट गया, अब तुम्हारी बारी है। तो बाकी दोनों ने पूछा, भाई क्या हुआ, ऐसे दुख भरी बातें क्यों करते हो? तो मीर कासिम ने कहा कि पहले थोड़ा पैक बनाओ। तीनों ने मिलकर शराब पी और शराब पीने के बाद माहौल जमाया और माहौल जमाने के बाद मीर कासिम ने अपना दुखड़ा जो रोया और कहा कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारे राज्य पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, मुझे नवाब के पद से हटा दिया। तीनों ने मस्त वहाँ पे प्लानिंग बनाई और कहा, अरे भाई कैसी बात करता है, तेरे साथ हम हैं। और इस प्रकार तीनों मिल जाते हैं। तीन कौन हैं, आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक बार वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया था, बंगाल का अपदस्थ नवाब है जिसका नाम है मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफ़र आंसर होगा, ना कि मीर कासिम। दूसरा, यहाँ पर अवध के जो नवाब हैं उनका नाम है शुजाउद्दौला। याद रखिएगा, शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे। अवध एक रिच क्षेत्र था, ठीक है। तीसरी खास बात है मुग़ल सम्राट, और इस समय जो मुग़ल सम्राट हैं उनका नाम है शाह आलम सेकंड। तो इन तीनों ने क्या किया, प्लानिंग की और कहा कि अरे कैसी बात करते हो, अंग्रेज़ों को तो हम चाहे जब घेर लेंगे। और इस प्रकार इन तीनों की संयुक्त सेना जो है अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ने के लिए चल देती है। तो इस प्रकार इन तीनों की संयुक्त सेना इकट्ठी हुई। संयुक्त सेना की संख्या लगभग 50 से 60 हज़ार थी, मैं 60 हज़ार मान लेता हूँ। और इधर से इन्होंने मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ कौन है साथियों, तो दूसरी तरफ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दूसरी तरफ है अंग्रेज, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है, अंग्रेज़ों का नेतृत्व करता है हेक्टर मुंडो, जो अंग्रेज़ों का सेनापति था। तो हेक्टर मुंडो अपनी सेना लेकर आया, जिसके पास लगभग 7 से 8 हज़ार की सेना थी, 7 से 8 हज़ार की सेना थी। और ये सेनाएं, दोनों सेनाएं आमना सामना करती हैं एक मैदान में, और भारतीय इतिहास में इस मैदान का नाम है बक्सर का युद्ध। तो हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का जो मैदान है वो बिहार में है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। एक तरफ कौन है, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो है। एक तरफ 3 सेनाएं हैं, अपदस्थ नवाब मीर कासिम की, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की और मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड की। इनकी सेना की संख्या लगभग 60 हज़ार है। अंग्रेज सेना की संख्या लगभग 7 से 8 हज़ार है। दोनों सेनाएं जब आमने सामने होती हैं तो इस युद्ध ने, देखिएगा, प्लासी का युद्ध बेसिकली एक सौदा था जिसमें षड्यंत्र हुआ था, लेकिन इस युद्ध में सैन्य शक्ति की जीत हुई। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ और अंग्रेज़ों की तोपों ने चलना शुरू किया, बंदूकों ने चलना शुरू किया, इस खेमे में खलबली मच गई और ये खेमा पराजित हो गया। इस खेमे की हार हो जाती है और इस खेमे की जीत हो जाती है। इसका परिणाम ये रहा कि हेक्टर मुंडो की सेना ने शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, इन दोनों को एक तरीके से अपने शरण में ले लिया या बंदी बना लिया, और मीर कासिम भाग गया और भागते हुए फिर कहीं अज्ञातवास में दिल्ली के पास कहीं उसकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो युद्ध था जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की जीत हुई, अंग्रेजी ताकत की जीत हुई। अंग्रेज़ों ने अपनी सैन्य शक्ति के दम पर इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। तो ये एक निर्णायक युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव को मजबूत कर दिया। अंग्रेजी शासन की नींव को मजबूत किया। आप सबको पता है कि अंग्रेजी शासन की जो नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी, प्लासी में। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए अंग्रेजी शासन की नींव को मजबूत किसने किया या किस युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा वो है हमारा बक्सर का युद्ध। इस युद्ध में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना होती है, या हम ये कह सकते हैं किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना हुई, तो अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना बक्सर के युद्ध के बाद हुई। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना बक्सर के युद्ध के बाद हुई, और ये था बक्सर का युद्ध। इस युद्ध का महत्व ये है कि इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शक्ति पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गई और उन्होंने धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया। तो कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजी शासन के लिए साम्राज्य विस्तार का द्वार खोल दिया। इस युद्ध का परिणाम ये रहा
कि इस युद्ध के पश्चात दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं, आपने सुना होगा। इस युद्ध के बाद एक तो इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद की जो संधि होती है 1765 में, इस संधि के द्वारा उन्होंने मुग़ल सम्राट से एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करवाया, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से भी एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट शामिल करवाया, साइन करवाया। 12 अगस्त 1765 ये वो दिन है जब मुग़ल सम्राट शाह आलम ने, इस युद्ध के बाद मुग़ल सम्राट शाह आलम जो कि अंग्रेज़ों के संरक्षण में चले गए थे, मुग़ल सम्राट शाह आलम सेकंड के द्वारा क्या किया गया, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी EIC को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल की कानूनी रूप से क्या हो जाती है, वैधानिक रूप से स्वामी बन गई। यानी बंगाल की जो स्वामी है, याद रखना, बंगाल की स्वामी कौन बन जाती है, बंगाल की स्वामी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि दीवानी का मतलब है, याद रखिए, दीवान का मतलब है जो राजस्व वसूल करता था। तो 12 अगस्त 1765 वो ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन के पश्चात पूरे बंगाल से जो है राजस्व वसूल करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें से जो भी राशि वो वसूल करेंगी, इसमें से 26 लाख रुपए ईयरली, 26 लाख रुपए वार्षिक देना था मुग़ल सम्राट को। किसको देना था, शाह आलम सेकंड को। और इसके अलावा याद रखिएगा 53 लाख रुपए, 53 लाख रुपए जो है वार्षिक देना था किसको, बंगाल के नवाब को। अब आप सोचिए कि नवाब को 53 लाख और कंपनी जो है 26 लाख किसको देगी, मुग़ल सम्राट को। इस समय लगभग बंगाल की एक साल की आय लगभग 3 करोड़ रुपए थी, जिसमें से कंपनी का मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए खर्च होना है, और 2 करोड़ को वो सूखा सूखा जो है डकार रही थी। यानी आप समझ सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कितने फ़ायदे में रही कि लगभग 3 करोड़ रुपए वो वसूल करेगी, जिसमें 1 करोड़ उसे देना है, बाकी 2 करोड़ रुपए की वो वास्तविक स्वामी बन जाती है। इसी के पश्चात, अगर आप सब जानते हो, इसी के पश्चात बंगाल में शुरुआत होती है, बंगाल में द्वैत शासन की, क्योंकि इलाहाबाद की संधि का जो मास्टरमाइंड है, याद रखिएगा, उसका नाम क्लाइव था, और क्लाइव को भारत में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। तो द्वैत शासन की शुरुआत किसने की थी, याद रखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी क्लाइव ने। कब शुरू की थी, 1765 में। तो इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है, क्लाइव इसका जनक होता है, क्लाइव के द्वारा ही ये संधि की गई थी। और ये द्वैत शासन बहुत ही खतरनाक हुआ बंगाल के लिए। क्या हुआ, क्योंकि अब नवाब को केवल 53 लाख रुपए मिलना है, जिसमें नवाब अपनी व्यवस्थाएं बड़ी मुश्किल से चला पाएगा। पूरे बंगाल को चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। सेना पर अधिकार कंपनी का हो गया, विदेशी मामलों पर अधिकार कंपनी का हो गया, और जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे वो कंपनी के पास चले गए। तो इसी के बाद हम कह सकते हैं कि बंगाल में अव्यवस्था का दौर छा गया, और कहानी वो सिद्ध होती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। तो अब बंगाल में पूरी तरह से न्याय व्यवस्था समाप्त हो गई। बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र के लिए रह गया, कंपनी ही बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। क्योंकि जनता की नज़रों में बंगाल का शासक नवाब था, जिसके पास शक्तियाँ नहीं थी, जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी थी। क्योंकि बंगाल में कुछ भी होगा तो लोग नवाब के पास आएंगे, जबकि सारी शक्तियां कंपनी के पास थी, लेकिन कंपनी के पास उत्तरदायित्व नहीं था। इसीलिए इस व्यवस्था को कहा गया द्वैत शासन, जिसमें जिसके पास शक्तियां हैं उसके पास उत्तरदायित्व नहीं है, जिसके पास पूरा उत्तरदायित्व है उसके पास शक्तियां नहीं हैं। यही व्यवस्था बंगाल में कहलाती है द्वैत शासन। ये व्यवस्था बंगाल में रहती है 1772 तक। 1772 तक बंगाल में एक तरीके से जंगल राज फैल गया, और इसीलिए नए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बक्सर का युद्ध अच्छे से समझ में आया होगा। बक्सर का युद्ध कहाँ हुआ, किन किन सेनाओं के बीच हुआ। बक्सर के युद्ध के जो मेन कारण हैं, याद रखिएगा, वो है, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन बक्सर के युद्ध का जो मेन कारण था कि कंपनी नहीं चाहती थी कि बंगाल में कोई योग्य नवाब बैठे और उनके आर्थिक हितों को चोट पहुंचाए। जबकि मीर कासिम एक योग्य नवाब था, जिसने उनकी जो अंग्रेज़ों की जो लूट थी उसको रोकने का प्रयास किया, और इसका परिणाम हुआ बक्सर का युद्ध। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये बक्सर का युद्ध वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे कल फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद। कमेंट करके आपको बताना है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय कंपनी ने किसे नवाब बनाया था। थैंक यू।